बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज की जो सुबह है यकीन करें बहुत शदीद गर्मी है और उसके साथ साथ हमारे मुल्क में लोड शेडिंग के हवाले से भी जो सूरत हाल इसमें चल रही है, काफ़ी 6-6, 7-7 घंटे की जो है लोड शेडिंग हो रही है, काफ़ी मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इस गर्मी के मौसम में आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जितना हो सकता है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि आप डिहाइड्रेशन से बच सकें। हमेशा हम ये बात करते होते हैं कि अच्छी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी सेहत होगी, आप तंदुरुस्त रहेंगे तो आपके ज़िंदगी के बाकी मामलात भी जो हैं वो भी अच्छे से जाएंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह मैं कल भी बात कर रही थी कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो ना तो आपका मूड भी और आपकी जो कहते हैं ना मूड स्विंग्स, वो आपके चेंज होते रहते हैं, आपके बिहेवियर्स भी, क्योंकि मौसम का असर जो है वो आपके रवैयों पर भी होता है, आपके मूड पर भी होता है। तो गर्मी शदीद है लेकिन गुस्सा नहीं करना, ज़िंदगी को इसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए लेकर चलना है और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं राना बिलाल यूनस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी प्रोफेसर हफीजुर रहमान सोया साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, एक तो मुल्तान की टॉप स्टोरीज होंगी जिसमें जो है वो बिलाल की बीट के हवाले से भी बात होगी, क्योंकि रेलवे के हवाले से इनकी जो है वो काफ़ी उस पर रिपोर्टिंग जारी और सारी रहती है। तो इनसे जानेंगे कि रेलवे के हवाले से क्या क्या इस टाइम मसाइल चल रहे हैं, इंतजामात और प्रोजेक्ट के हवाले से जानेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे आज हमारे माशरे में जिस तरह अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। जैसे मैंने अभी बात की, हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं। थोड़ी सी कोई बात होती है लेकिन उसका जो हमारा रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट भी होता है, गुस्से वाला भी होता है। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बच्चों की तरबियत के हवाले से लाजमी बात होगी कि पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो मिलकर अपना किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और जो भी बात शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस टाइम बात कर लेते हैं रेलवे कॉलोनीज़ के हवाले से कि इस टाइम ओवरऑल जो है वो क्या सूरत हाल है। बिलाल, देखिए मैडम, अगर रेलवे कॉलोनी की सूरत हाल के हवाले से बात करूं तो मुल्तान के शहर के अंदर इस वक्त दो कॉलोनीज़ हैं। एक मुल्तान शहर रेलवे स्टेशन जो कैंट रेलवे स्टेशन के साथ बनाई गई है और एक सिटी रेलवे स्टेशन के। इन दोनों कॉलोनीज़ की जो हालत है वो बिल्कुल खस्ता हाल है। इस टाइम दोनों कॉलोनीज़ जो हैं मसाइलिस्तान का गढ़ बन चुकी हैं। तो रेलवे कॉलोनी के रहायशियों को रेलवे मुल्तान डिवीज़न की इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर रेलवे पुलिस जो है वो सहूलियात देने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। अगर मैं बात करूं रेलवे कॉलोनियों में सिक्योरिटी के हवाले से, साफ पानी पीने के हवाले से, सफाई के हवाले से, क्वार्टरों की हालत के हवाले से, तो बिल्कुल हालत जो है वो बिल्कुल नाक़िस दिखाई देती है। सिक्योरिटी के हवाले से मैं अगर पहले बात करते चलूँ तो मुल्तान शहर के अंदर मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के साथ जो रेलवे कॉलोनी बनाई गई है, इसका गेट जो है वो नस्ब ही नहीं किया गया बाहर का कि कोई सिक्योरिटी का निज़ाम हो, कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया गया हो या रेलवे पुलिस का कोई अमला खड़ा किया गया हो। अब पिछले ही दिनों मैं रिपोर्ट बनाने के लिए गया तो रेलवे कॉलोनी के रहायशियों को ये शिकायत थी कि यहाँ पर रात के वक्त कोई भी आके फायरिंग करना शुरू कर देता है, हमारे घरों में आके घुस जाते हैं, चोरी की वारदातें होना शुरू हो जाती हैं, राहज़नी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। रात के टाइम अगर 11-12 बजे या 1 बजे बाहर निकलते हैं तो कोई भी पिस्टल दिखाकर हमें जो है हमसे सामान वगैरह लूट के चला जाता है। रेलवे पुलिस जो है इसमें बिल्कुल रेलवे कॉलोनी के रहायशियों को, ख़ास तौर पर रेलवे कॉलोनियों में वही लोग रहते हैं जो रेलवे के मुलाजिम लोग हैं, जो छोटे मुलाजिम हैं, अब उनको ही रेलवे जो है वो सहूलियात देने में बिल्कुल इस तरह नाकाम दिखाई देगी तो और दूसरी जो मुसाफिर हैं उनको कहाँ तक जो है रिलीफ मिल सकेगा। अब देखें कि अगर मैं सफाई के हवाले से बात करूँ तो पूरी कॉलोनी के अंदर जो है सफाई की सूरत हाल बिल्कुल नाक़िस दिखाई, जगह जगह जो है वो गंदगी के ढेर लगे दिखाई देते हैं। इंतज़ामिया को बार जो हम भी रिपोर्ट्स इस पर बना चुके हैं, इंतज़ामिया को भी रेलवे कॉलोनी के रहायशी कई बार इकट्ठे होकर जा चुके हैं, डीएस के पास भी जा चुके हैं, जो मुतलका जिन्होंने सफाई करवानी है उनके पास भी जा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। कई बार जो है वो भी जा चुके हैं
अब गंदगी से बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। लोगों के घरों के सामने जो है गंदगी और कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं, जिससे बदबू, ताफून और बहुत सही बीमारियां जो हैं वो मसाइल का रेलवे कॉलोनी के रहायशियों को सामना है। अब अगर मैं इनके क्वार्टर्स की बात करता हूं तो क्वार्टर इतने खस्ता हाली का शिकार हैं कि कई बार अब पूरे रेलवे मुल्तान डिवीज़न के पास पिछले ही दिनों बात हुई कि इतनी सारी शिकायत है लोगों की कि इसको रिपेयर किया जाए। लोग जो है इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें वगैरह लेके जाते हैं डीएस के पास भी, लेकिन डीएस का कहना था कि पूरी रेलवे मुल्तान डिवीज़न जिसमें 6000 कुछ क्वार्टर आ जाएंगे, 70 लाख रुपए का बजट होता है सालाना, तो 70 लाख रुपए में तो जस्ट 10-15 क्वार्टर ही रिपेयर हो सकेंगे अगर वो खस्ता हाल होंगे। तो अब सिचुएशन ये है कि किसी की दीवार गिरने वाली है, किसी की छत गिरने वाली है। जब भी बारिश होती है रेलवे कॉलोनियों के अंदर जो सारा पानी होता है, ना तो सीवरेज का कोई निज़ाम है, से सारा पानी लोगों के घरों के अंदर चले जाता है। अब बाहर जो गलियां बनाई गई हैं जो सीवरेज के हवाले से, अगर वो पानी इतना गंदा निज़ाम है कि कई महीने तक सफाई नहीं होती, पानी वहीं खड़ा रहता है, तो पानी वहीं खड़ा रहने से दीवारों के साथ दीवारें गिरना शुरू हो गई हैं। लोगों का जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। अब रेलवे मुलाजिम यही कहते हैं कि हम एक तो तनख्वाह नहीं मिल रही हमें, दूसरी जानिब जो है वो तनख्वाह से जो 6-7 हज़ार रुपये का जो क्वार्टर हमने लिया हुआ है वो जो है वो पैसे काट लिए जाते हैं। थर्ड जो है पानी की सूरत हाल के हवाले से, पानी साफ पानी पीने के हवाले से ना तो कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है रेलवे कॉलोनीज के अंदर, क्योंकि पानी अगर भर के लाना पड़ता है, यहाँ तो वो पैसों का पानी बाहर से खरीद के लेके आते हैं, तो यहाँ बाहर दूर दराज से पानी लेके आते हैं। अब सिचुएशन ये है जो उनका पानी वाटर सप्लाई का पानी आता है तो वो कहते हैं जी कि अब वो वाटर सप्लाई की लाइनें जो डली हुई हैं इतनी पुरानी हो चुकी हैं, बोसीदा हो चुकी हैं कि जो पानी के अंदर से गटरों के अंदर से वो पानी की लाइनें निकाली हुई हैं। जो पानी पीता है उसको हाइपेटाइटिस हो जाता है, बहुत सी बीमारियाँ और हो जाती हैं और मसले मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। पानी पीने का साफ पानी नहीं है, सफाई का निज़ाम बिल्कुल और क्वार्टरों की हालत बिल्कुल नाक़िस दिखाई देती है, सिक्योरिटी का निज़ाम जो है बिल्कुल नाक़िस दिखाई देता है। ना ही तो रेलवे पुलिस मुल्तान डिवीज़न की और ना ही तो रेलवे मुल्तान डिवीज़न की इंतज़ामिया जो है रेलवे कॉलोनी के रहायशियों को जो है सहूलियात देने में नाकाम दिखाई देती है। अब जो रेलवे कॉलोनी के रहायशी जो हैं वो वफाकी मिनिस्टर जो रेलवे के हैं ख्वाजा साद रफीक, उनसे ही मुतालबा करते दिखाई देते हैं अक्सर रिपोर्ट्स के अंदर कि लिहाजा वही इस चीज़ का कोई एक्शन लें तो हल हो सकता है, वरना डीएस तो इस चीज़ को सुनने में बिल्कुल और ना तो काम करने में कोई, बस वो यही कहते हैं जी कि आराम से एसी के अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें तनख्वाह मिल जाती है। छोटे मुलाजमों को ना तनख्वाह मिल रही है ना सहूलियात मिल रही हैं, ये सारी सूरत हाल है। तो रेलवे की अगर हम वाकई बात करें तो इस टाइम स्टेशन पे भी चले जाएं तो आपको उस तरीके की कोई भी फैसिलिटीज़ जो है मुकम्मल तौर पे आपको नहीं मिलती। अच्छा, फिर अगर आप बात कर लेते हैं यहाँ पर हम वहाँ पर स्टॉल्स जो लगे हुए होते हैं उसके हवाले से, अच्छा महंगाई क्योंकि ज़्यादा है तो वो तो हमें समझ में आती है, बट हम जब इस तरह के स्टेशन पे जाते हैं तो आपको डबल से ट्रिपल आपको चीज़ें जो है वो आपको महंगे दामों मिल रही होती हैं। मतलब आप उसमें अगर पानी की बोतल भी खरीद रहे हैं तो उस पर भी आपका जो है वो ओवर आप चार्ज करते हैं वो आपसे, चाहे आपने कोई बिस्किट्स ले लिए हैं, चाहे अपने बच्चों के हवाले से खाने पीने की जो आपकी चीज़ें हैं, तो ये बहुत वहाँ पर इस हवाले से भी जो है सूरत हाल हम जो देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फिर क्वालिटी की बात की जाए, क्वालिटी हो गई वहाँ पर खाने पीने के हवाले से वो भी कोई खास उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। उसी पे बात करता चलूँ। रेलवे स्टेशन पे आपने बात की खाने के म्यार के हवाले से, चीज़ों की महंगे होने के हवाले से, स्टेशन पे जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, अब देखिए रेलवे इंतज़ामिया को चाहिए कि जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उनकी रेट लिस्ट नस्ब की जाए, क्योंकि कोई भी अगर बाहर से मुसाफिर आता है सफ़र करने वाला, कोई कराची से आ रहा होता है, कोई कहीं से लाहौर से आ रहा होता है, और जब यहाँ पे 10-15 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है तो उसने जाहिर सी बात है चाय पीनी है या पानी लेना है या बिस्किट लेना है, कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो आम मार्केट के रेट से कम से कम 15-20% रेट ज़्यादा होता है स्टॉल्स का। हाँ। अब पानी की बोतल जो है अगर छोटी बोतल 50 रुपए की आपको बाहर से मिल रही है तो वहाँ 70-80 रुपए की मिल रही होगी। इसी तरह और चीज़ों की, चाय की बात करें, बिस्किट्स की बात करें, और चीज़ों की जो छोटी मोटी चीज़ें पड़ी होती हैं उनकी भी रेट्स काफ़ी ज़्यादा रखे गए हैं। ना तो रेलवे इंतज़ामिया इसकी भी देखें ना, हर जगह से जो है वो नाकाम दिखाई देती है। मुसाफिरों को रेलवे
कॉलोनी के रहायशियों को, मुलाजमीन को। अब तो हालांकि समझा जाता था कि आपका जो रेलवे का सफर है वो बड़ा आरामदेह होता है, लेकिन उस हवाले से हम देखें अब तो बहुत मसाइल हैं। बिल्कुल मसाइल। अब देखें म्यार के हवाले से अगर मैं बात करूँ, आपने म्यार की बात की, वहाँ पे जो अगर कोई स्टॉल लगा हुआ है, कोई खाने पीने की चीज़ है, अगर वो एक बार कोई खा लेता है तो मुसाफिरों की वो कहते हैं जी बीमार होके जाता है, दोबारा कोई नहीं खाता। उस पर भी कोई चीज़ एक्शन होता दिखाई नहीं देता रेलवे इंतजामिया की तरफ से कि म्यार को बेहतर किया जाए, चीज़ों की जो क्वालिटी को बेहतर किया जाए, या फिर उसको महंगाई को कम किया जाए, जो खुद साख्ता महंगाई की हुई है। बिल्कुल, इससे मजीद भी आपसे बिलाल बात करते हैं। इसी के साथ ही जो है प्रोफेसर साहब से बात कर लेते हैं। अदम बर्दाश्त के हवाले से बात हो जाएगी कि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? असल में अदम बर्दाश्त जो होता है ना, वो अदम इस्तेहकाम की वजह से होता है। माशरती या माशी नाहमवारी इसमें आड़े आती है। गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है। एक वो है कि उसे सूखी रोटी मुयसर नहीं है, और दूसरे के कुत्ते डबल रोटी और दूध पे पल रहे होते हैं। जब हमारे माशरे में नाइंसाफ़ी का कल्चर राइज होगा तो फिर अदम बर्दाश्त बढ़ती जाएगी। अदम बर्दाश्त होती भी इसी वजह से है। हालांकि हमारे इस्लाम ने रोज़े अव्वल से बर्दाश्त का हुक्म दिया, सब्र का हुक्म दिया। अपने जितने पैरोकार हैं, मानने वाले हैं, उनको एक ही बात की कि आपने सब्र करना है, सब्र की जज़ा अल्लाह देता है। लेकिन मौजूदा दौर में हम देखें तो वजह यही बनती है कि नाहवारी, लोगों को इंसाफ ना मिलना, जुल्म तशद्दुद का कल्चर रह जाए। हमारे जो सियासी कैदीन हैं उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने फॉलोअर को ज़्यादा से ज़्यादा उकसाया जा रहा होता है तकरीरें करके दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़। हमारे अगर मजहबी पेशवा की तरफ जाएं तो वो भी मसलक की बुनियाद पे अपने पैरोकारों को दूसरे से नफरत सिखा रहे होते हैं। कहीं भी मोहब्बत नहीं है। पहले हमारे माशरे में वालदैन, बुज़ुर्ग, असातिज़ा सारे बच्चों की इस्लाह करते थे, उनके अंदर मोहब्बत और प्यार का दर्स देते थे। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर अदम बर्दाश्त तो लामहला अदम बर्दाश्त होगा और फिर माशरा आपस में टकराएगा। और मैं बताऊँ, माशरा जो है वो जुल्म ज़्यादती में तो शायद रह सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी पे कायम नहीं रह सकता। तो हमारे माशरे के अंदर मेन अदम बर्दाश्त की वजूहात ये हैं। सही। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि हमें ज़रूरत है कि हमने जो है इसको ख़त्म भी करना है, अपने बच्चों की तरबियत भी करनी है, क्योंकि हम बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी ये चीज़ें देखते हैं कि बच्चों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती जा रही हैं। बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। उनके साथ अगर हम बात करें तो एक प्रेशर भी है तालीम के लिहाज से भी, और उसके साथ आपके मेंटली जब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो जो बच्चे हैं वो हमारे स्पेशली वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? असल में जैसे बताया आपने कि खेल के मैदान ना होना, घर में बैठे बैठे या मोबाइल यूज़ हो रहा होता है, तो इस वजह से भी अदम इस्तेकाम बढ़ रहा है। असातिज़ा जो हैं उनके ऊपर बोझ है, नंबरों की दौड़ लगी हुई है। वालदैन और बच्चों की एक ही बात है, एक बच्चा पढ़ रहा है ना, वो सिर्फ नंबर हासिल करने के लिए पढ़ रहा है। उस्ताद पढ़ा रहा है, वो नंबर बढ़ाने के लिए पढ़ा रहा है। कोई समझने और सीखने के लिए कोई नहीं पढ़ और पढ़ा रहा। ये बड़ा अलमिया है। पहले जो तालीम होती थी वो तालीम और तरबियत इखलास के साथ होती थी। अगर बच्चे की नाकामी तो उस्ताद अपनी नाकामी समझता था। अब ऐसा नहीं है। अब वालिदैन कहते हैं हमें नंबर चाहिए। बच्चे के अंदर किरदार और इखलाक कितना इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। तो असातिज़ा पे भी ये बोझ है। तो हमारी जो पॉलिसी मेकर हैं वो इस चीज़ को देखें कि नंबरों की दौड़ के साथ साथ बच्चों की तरबियत को देखा जाए। बच्चे ने दाखिला लेना है कॉलेज में, नंबरों के साथ साथ उसकी अखलाकियात को देखा जाए, उसके मैनर देखे जाएँ। अगर सर्विस में जाना है तो उसमें भी ये नंबरों के साथ साथ उसके अखलाकियात, उसके मैनर, उसकी तहजीब, तरबियत देखी जाए। जब ये चीज़ें नहीं होंगी, नंबर ही देखे जाएंगे, तो फिर अदम बर्दाश्त होगा। एक दूसरे की बात कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा, जिस वजह से अदम बर्दाश्त है, नाइंसाफ़ी है, और मामलात इतने हैं कि हमारा माशरा किस हद तक पहुँचा हुआ है। बस अल्लाह माफ़ करे, हर वक्त दुआ करते हैं। बाकी अगर थोड़ा सा ठहराव पैदा हो जाए तो माशरा भी वही है, हम भी वही हैं, तो सारा कुछ ठीक हो सकता है। असातिज़ा भी इसमें देखें, असातिज़ा हैं वो हैं, इसमें मोटिवेटर हो गए, ट्रेनर हो गए, इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें वालिदैन हैं, इसमें बुज़ुर्ग हैं। अगर सारे अपना अपना किरदार अदा करें। अब हमारा माशरा जो है सकाफ़ती तौर पे तबक़ात की नज़र हो रहा है, कौमियत की बुनियाद पे है। हर आदमी कहता है मेरी कौम, मैं खान और मलिक हूँ, बाकी सारे पस्ता हैं। इस वजह से भी जो है अदम बर्दाश्त है। जब एक आदमी पे जुल्म
होगा तो वो अदम बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हम बैनुल अक़वामी देखते हैं तो जो अमीर ममालिक हैं वो गरीब कौमों पे और गरीब ममालिक पे क्या कुछ नहीं रवा रख रहे, जिस वजह से पूरी दुनिया में ये चीज़ पैदा हो रही है। हाँ, ये तो है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। और फिर जिस तरह आप बात कर रहे थे कि यहाँ हमारे यहाँ जो एक सबसे अहम बात देखी जाती है वो ये है कि हर इंसान को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो कि हम समझते हैं कि अच्छा अगर अगला बंदा ने ये काम नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, तो ये चीज़ भी आ जाती है कि हम देखा देखी के चक्कर में अनापरस्त जो है वो बहुत ज़्यादा ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लोग और प्यार जो है ना माशरे में ख़त्म हो रहा है, कनात ख़त्म हो रही है। पहले ये थी रवादारी होती थी, इशार और जज्बा होता था दूसरे के लिए, अब ये चीज़ें ऐसे ऐसे ख़त्म हो रही हैं, जिस वजह से फिर अदम बर्दाश्त है। जहाँ पे अदम इस्तेकाम होगा वहाँ अदम बर्दाश्त हो जाएगा, जहाँ रवादारी होगी वहाँ बर्दाश्त होगा। हमारे अंदर रवादारी नहीं है, हम दूसरे को इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, स्टेटस की जंग शुरू हो गई है, कार कोठी और इन चीज़ों को देखा जा रहा है, पैसे का कल्चर है। गरीब आदमी इखलाक, किसी गरीब का जितना अच्छा इखलाक हो, जितनी मोहब्बतें हों, वो उसकी कमज़ोरी समझी जा रही होती हैं कि ये तो गरीब आदमी इसकी कमज़ोरी है। और जो अमीर तर हैं वो कहते हैं हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हम पैसे वाले हैं, हमें किसी इखलाक की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी बर्दाश्त की ज़रूरत नहीं, ये गरीबों के लिए है सारी चीज़ें। बिल्कुल ऐसे तो ये टकराव की फ़िज़ा है। अच्छा, इस पे मज़ीद भी हम आपसे जानते हैं कि इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, किस तरह हम अपने आप को जो है वो काम कर सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से जो है बिलाल आपसे भी बात करूंगी कि इस टाइम जो हमारे तरक्याती काम चल रहे हैं, रोड्स तो हमारे उनका बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि रोड्स की अगर बात करें कि मैंने कल भी देख रही थी कि हमारे यहाँ इस चीज़ के हवाले से कभी भी गौर व फिक्र ही नहीं किया गया। मतलब अगर कहीं से रोड टूट जाती है तो उसको जो है काफ़ी अर्सा लग जाता है उसको मेंटेन करने में भी, उसको सफाई के हवाले से भी हम देखें तो हमें कोई ख़ास इंतजाम जो है वो नज़र नहीं आते। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि हमारे इस टाइम जो तमाम शहर के जो रोड्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है? बहुत कम रोड्स हैं मेरे ख्याल में जो थोड़े आपको नीट एंड क्लीन नज़र आएंगे और आपको बेहतर नज़र आएंगे। अगर मैं मुल्तान शहर के रोड्स के हवाले से बात करूं, मुल्तान शहर के जो अंदर के रोड्स हैं, कम से कम इस वक्त जो 10 से 15 ऐसे रोड्स होंगे जो टूट फूट का शिकार हैं। बिल्कुल, आप अगर नवाबपुर रोड को देख लें, पिछले 2-3 साल से ये रोड टूटा हुआ है। अब हजूरी बाग रोड की तरफ देख लें, ये वाटर वर्क्स रोड की तरफ चले जाएं, जो मुल्तान की अहम शरह हैं जहाँ से लोगों का गुज़र है, बहुत सी ट्रैफिक जो गुज़र के जाती है, BCG चौक, बहुत सारे रोड जो हैं इस वजह से तोड़े जाते हैं कि गैस की नई लाइनें डाली जाएंगी या सीवरेज का नई लाइनें डाली जाएंगी। सीवरेज वाला तो हमारा ये हमेशा इशू रहा है, यही इशू रहा है। बिल्कुल, देखें अब सीवरेज लाइन नहीं डालने के बायस जो है रोड तोड़ दिए जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे रोड जो हैं वो आप देख सकते हैं कि नई सीवरेज की लाइनों के बायस तोड़े गए, नए बने हुए थे रोड, नए रोड बना के गए हैं, उसके बाद सीवरेज का इशू हुआ है, बारिशों के बायस उसको तोड़ दिया गया, उसको बनाया ही नहीं गया। अब मुल्तान शहर के बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जिनके तोड़ने के बायस जो है शहरियों को, ख़ास तौर पर मुल्तान शहर के जो ट्रैफिक के जैम रहने के मसाइल, वहाँ के लोगों के जो जैसे कि बारिश की सूरत हाल हो जाती है, पानी जो है, कारोबार तबाह होकर रह गया है, पानी खड़ा हो जाता है लोगों की दुकानों के बाहर। अब नवाबपुर रोड की मैं अगर बात कर लूँ, अब वहाँ पे जितना कारोबार था रोड टूटने के बायस बिल्कुल लोग दुकानें छोड़ के चले गए हैं। जिन लोगों ने रेंट पे दुकानें ली हुई थी उनका कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया। अब जब भी रिपोर्ट बनाने के लिए जाते हैं वो कहते हैं जी रात के वक्त इस रोड से गुजरना, इतने गड्ढे पड़े हुए हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर जो है लोग गिर भी जाते हैं, हादसात भी हो जाते हैं, ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी मुतासर होती है, और उसके साथ साथ जो है मट्टी, धूल और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि लोगों को सांस की बीमारियां होना शुरू हो गई हैं। और वो कहते हैं जी कि पानी फेंकते हैं, थोड़ी देर के बाद जो है मट्टी दोबारा से उड़ना शुरू हो जाती है। अब हमारी इंतज़ामिया जो है इस तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही कि जो शहर के रोड टूटे हुए हैं, लोगों के इतने मसले मसाइल जन्म ले रहे हैं, कारोबार ख़त्म होते जा रहे हैं, ट्रैफिक के मसाइल होते चले जा रहे हैं, लोगों को और बहुत से मसले मसाइल हैं। जब बारिश होती है पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो जाता है, लोगों के घरों के अंदर पानी चला जाता है। जिन रोड्स के ऊपर अगर वो रोड टूटे होंगे, वो बजरी वगैरह डाली होती है या मिट्टी वगैरह डाल के चले जाते हैं, पानी काफ़ी दिन तक जो है वो खड़ा रहता है। अब पानी खड़ा रहने से वहाँ पे
और बहुत से मसले मसाइल जनाब। वहाँ आप जब पानी काफ़ी दिन खड़ा रहेगा, उस बदबू और ताफुन फैलनी शुरू हो जाती है, उससे काफी फिर बीमारियां भी फैलती हैं और फिर आपको जो है सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट तो हैं ही, उनसे बातचीत हो रही है, रेलवे के हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा, इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं, रोड्स की बात हो रही है। नादराबाद जो है फ्लाईओवर बनने जा रहा है, वो कहाँ तक प्रोजेक्ट पहुंचा है, उसको कितना टाइम मजीद लगेगा, इस हवाले से बताएं। और कितनी इस टाइम उसके ऊपर जो है वो रकम भी लग चुकी है। नादराबाद फ्लाईओवर की अगर बात करूं मैडम, तो इसको 1 साल 2 माह हो गए बनते हुए इस फ्लाईओवर को। ये जो रोड था नादराबाद फ्लाईओवर बनाने का जो मकसद यही था कि इंडस्ट्रियल स्टेट से शेरशाह की तरफ आते हुए सिर्फ एक सिंगल रोड था, जिससे बड़ी ट्रैफिक भी छोटी ट्रैफिक भी वहीं से गुजर के आती थी। ख़ासतौर पर ताजरों का बड़ा दरीना मुतालबा था कि इस फ्लाईओवर को बनाया जाए ताकि छोटी ट्रैफिक नीचे से आ सके और बड़ी ट्रैफिक ऊपर से आ सके, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ पे जितनी भी कंटेनर्स वगैरह या कोई बड़ी ट्रैफिक थी वहीं उसी रोड से गुजरती थी। ट्रैफिक के बड़े मसाइल थे कि ट्रैफिक अक्सर जैम रहती थी 1-1, 2-2, 3-3 घंटे तक। अब जो है फ्लाईओवर की अगर बात करते चलूँ तो इसका काम जो है वो एक्सीएन गुलाम नबी जिसकी सुपरविजन में काम जारी है, बड़ा तेज़ी से काम इसका जारी है। तो 2 साल का इसका ये प्रोजेक्ट था, ब्रिज 1 और ब्रिज 2। अभी 2 ब्रिज का टेंडर हुआ था पिछले साल मार्च के महीने में, तो 1 साल 2 माह हो गए इसको। 2022 के अंदर मार्च के महीने में 1 अरब का इसका टेंडर था। तो अभी तक जो है जो हमारी बात हुई है, इसका काम जो है 65 से 70% तक ठेकेदार से भी बात हुई है, एक्सीएन से भी बात हुई, जो उनके मुतलका सब इंजीनियर है जिसकी सुपरविजन में जो उसी टाइम मोनीटर कर रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर क्वालिटी वर्क को भी क्वांटिटी वर्क को भी। वो भी कह रहे थे कि जी 70% तक जो है काम हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 साल का प्रोजेक्ट था तो लगभग जो है 30% काम रह गया है। 1.5 साल के अंदर अंदर 3-4 माह के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अब अभी तक ये अगर ये फ्लाईओवर बन जाता है तो आप देखें ना कि जो मसाइल थे ट्रैफिक के वो भी हल हो जाएंगे। ताजरों के मसाइल थे, ताजरों के लिए खासतौर पर इंडस्ट्रियल स्टेट के और शेरशाह रोड के जो ताजर हैं उनके लिए ये बड़ी खुशी की नवीद है कि ये प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना। ब्रिज 1 का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ब्रिज 2 का ये अभी रहता है। अभी इसका एक ब्रिज 3 भी बनना है, अभी उसका टेंडर होना है, अभी तक नहीं हुआ। अगर उसका भी टेंडर हो जाता है तो यही जैसे कि 2 साल का प्रोजेक्ट 1.5 साल में कंप्लीट हुआ है, तो वो भी आई थिंक 6 माह या 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो लोगों के जो मसले मसाइल थे वहाँ के लोगों के, वो भी हल हो जाएंगे। सही, क्योंकि वहाँ पर अभी जो सूरत हाल है करंट, वहाँ पर लोगों को मसाइल का सामना भी बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। अभी फिलहाल ऐसी बात तो वहाँ से ट्रैफिक के जाने का है ही नहीं ना, रास्ता भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब वो ब्रिज बन रहा होगा तो नीचे से गुजरने वाली आवाम को, पिछले दिनों जैसे बारिश हुई है तो पानी सारा वो ब्रिज के नीचे खड़ा हो गया था, तो ना तो मोटरसाइकिल जा सकता था ना गाड़ी जा सकती थी। मसाइल तो थे लेकिन ये चीज़ें तो फेस करनी पड़ेंगी। जाहिर सी बात है, मुतबादल कोई रास्ता नहीं है, वहाँ सिंगल रोड था, मैंने आपको बताया ना। हाँ, तो बिल्कुल इसकी वजह से है। अच्छा, इसके साथ साथ प्रोफेसर साहब, जब हम अदम बर्दाश्त की बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं, तालीम की भी कमी है? और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे क्योंकि हमारा इस्लाम तो हमें मोहब्बत का दर्स देता है, और अगर हम इस बात में कहें कि अदम बर्दाश्त के हवाले से इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है, इस हवाले से भी बताइएगा। मैडम जी, मैं आपको बताऊं कि हमारा इस्लाम तो रोज़ अव्वल से अपने पैरोकारों को, अपने फॉलोअर को सब्र का देता है। आप ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा ताइफ की वादी गए इस्लाम की तबलीग करने, तो वहाँ के जो वडेरे थे या बड़े थे, उन्होंने लड़कों को, अबाश लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे और आप कितने ज़ख्मी हो गए। और एक बाग में जाते हैं तो फरिश्ता जिब्रील आता है, कहता है अगर आप चाहें तो ये ओहद का पहाड़ इन पे गिरा दिया जाए। आपने उनके लिए भी दुआ की, आपने कहा नहीं, ये नहीं समझ रहा, इनकी नस्लें समझेंगी। अब जब देखते हैं तो ताइफ इस्लाम का गहवारा बना हुआ है। तो हमें तो ये दर्स दिया गया है। एक जंग लगी, हज़रत अली एक काफिर को मार रहे थे, उसने थूक फेंक दिया आपके चेहरे पे, आपने फ़ौरन से छोड़ दिया। उसने कहा या अली, आप तो अब मुझे
पक्का मार देते। उन्होंने कहा नहीं, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपको मार रहा था, अब तो मेरी अना शायद शामिल हो जाती। तो उनके अंदर बर्दाश्त की हद देख लें। इसी तरह अगर रवादारी में आप हैं ना, तो ईसाइयों का एक वफद आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन के बारे में पूछने, इस्लाम की जानकारी के लिए, तो आपने मस्जिद नबी में उनको स्टे किया, उनके रहने की जगह बना। साहब ने इतराज़ किया, या रसूल अल्लाह ये तो ईसाई हैं। आपने फरमाया ये भी अहले किताब हैं। तो हमारे दीन में तो आप जितनी भी मिसालें देखें, अब अदम बर्दाश्त तो ये है कि घर में तलाक की शरह बढ़ती जा रही है, बच्चों में वालदैन के साथ गुस्ताखी की और वो शरह बढ़ रही है। वजह सिर्फ यही है कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। हमें चाहिए, हमारे असाज़ों को चाहिए, हमारे बुज़ुर्गों को चाहिए, हमारे जितने मोटिवेटर हैं उनको चाहिए कि बच्चे जो होते हैं वो गीली लकड़ी की तरह हैं, उनको जैसे आप मोड़ लें वैसे मुड़ जाते हैं। अगर आप अक्सर ये देखेंगे घर के अंदर या बड़े जब बात करते हैं तो वो बच्चों का ख्याल नहीं करते, बच्चे भी सुन रहे होते हैं, तो वो नफरत बच्चों में मुंतकिल हो रही होती है। हमें चाहिए कि अगर हमारे को मसले मसाइल हैं भी सही आपस के, तो हम अकेले में बैठ के हल किया जाए, बच्चों तक वो ना जाएं। अब बच्चा सुन रहा है कि मेरे अबू ने मेरे चाचे के लिए, मेरे नाने के लिए, मेरे फलां के लिए ये कहा है, तो वो अपने जहन में बिठा लेता है, तो वो एक तरह का नफरत की इब्तिदा हो जाती है, तो वो अदम बर्दाश्त से बढ़ जाता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है फिर वो उसकी औलाद को या जैसे भी वो उसका बदला लेता है। तो हम अपने नफ्से बच्चों में मुंतकिल कर रहे हैं। तो मैं अपने माशरे के लोगों को भी कहूँगा, खुदा के लिए थोड़ा सा वक्फा रखें। अगर आपस के मामलात हैं तो आपस तक रहें, बच्चों तक ना रहें। पहले मैं बताता हूँ कि अगर कोई बच्चा शरारत करता तो कोई कहता ना मैं अपने अबू को बुलाता हूँ, वो डर के भाग जाता था। अब बच्चा कहता बुला अपने अबू को, यानी डर नहीं है। पहले एक बच्चे का वालिद सारे उसकी रिस्पेक्ट कर रहे होते थे। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ये चीजें बड़ी देखी जाती हैं कि हम लोग अपनी तरबियत घरों में कैसे कर रहे हैं अपने बच्चों की, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। जी जाहिर सी बात है बच्चे आपको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स को और टीचर्स को। तो जो हम लोग अपने मुआशरे में जो चीज़ हमारी सामने आ रही है, मुआशरती बुराइयां आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे घरों से ही स्टार्ट हो रही है। कि हमारे घरों में जब बच्चे देख रहे हैं कि आपका अगर फैमिली के साथ, अगर आपकी जॉइंट फैमिली रह रही है तो वहाँ आपके बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो बच्चे उनको भी देख कर फॉलो कर रहे होते हैं। जी। तो वो चीज़ें भी हमारे अंदर आ रही होती हैं जब हम देखते हैं कि अगर सास के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं है, या ससुर के साथ आपकी उस तरीके से, या नंदों के साथ आपके घर में और कजन्स वगैरह का आपस में क्या ताल्लुक है, उसमें हमारी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इसी वजह से तलाक की रेशो बढ़ रही है। और हर आदमी कहता है कि ये मेरा काम नहीं है। वालिदैन कहते हैं कि ये असाज़ा का काम है, असाज़ा कहते हैं कि माँ की गोद पहली दरसगाह होती है। तो ये जो ब्लेमिंग गेम्स जो है वो मेरे ख्याल में ये बड़ा हर दौर में ही चल रही हैं। जी। और उसके साथ साथ फिर आपकी इस तरह की अगर बात आए या स्कूल की एजुकेशन सिस्टम पे भी बात करें तो वहाँ पर भी आपको यही चीजें देखने को मिलती हैं कि एक टकराव की फिजा है। यहाँ पे टीचर्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। और टीचर्स कहते हैं पेरेंट्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए। ऐसा ही है। हालांकि सबका हक है, इसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, इसमें असास भी शामिल हैं, इसमें मजहबी पेशवा भी शामिल हैं, इसमें सियासी कैदीन भी शामिल है। अब हमारी सियासत को देख ले। मैं बताऊं, मेरा बच्चा कहीं मस्जिद पढ़ने जाता था, वो एक टोपी हमने लेके दी, तो वो कह रहा है कि पापा मेरा उस्ताद कहते हैं ये जो टोपी पहनते हो ना, ये तो वो दूसरे मसलक वाले पहनते हैं। यानी अब इस तरह की छोटी छोटी बातें बच्चों के जहन में जब डाल दी जाएंगी तो वो फिर एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखेंगे। उसमें फिर फिरका वारियत, ये जो चीज़ें हैं ना, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, इमरानियात वाले हैं, वो कहते हैं ये जहर है माशरे के लिए और ये खा रहा है। अदम बर्दाश्त, बेसब्री। हालांकि कुरान पाक में जगह जगह सब्र का हुक्म है, म्यान रवी का है, लेकिन अब उसके उलट हो गए। जब हम इस्लामी शुआर को, इस्लामी तालीमात को पसपर्दा कर देंगे और अपनी अनाज शामिल करेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात शामिल करेंगे और अपने मफादात की जंग में आ जाएंगे, तो फिर अदम बर्दाश्त कहाँ रहेगा? फिर कहाँ माशरा हमारा ठहराव में आता है? फिर नाकामियाँ हैं। अब आप देख लें हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं है, घर से लेकर मुल्क तक हर जगह फसाद और तफरीकाबाजी है, नफरत है, दूसरे को नफरत। यूटिलिटी बिल जमा करवाने जाएं तो वहाँ रश देख लें, वहाँ अदम बर्दाश्त है जी। अगर कहीं पे कोई और इकट्ठ हो गया है तो वहाँ पे, और जब टकरा लेंगे तो वो गुस्सा इतना देखेंगे। अगर ये पहले ही इस तरह देख के चल लेते तो कितना था, जितना टकराव के बाद फिर वो उस पोजीशन को आगे तक ले जाते हैं। यानी वो इंसान की ज़िंदगी यानी उस दुश्मनियाँ में तब्दील कर लेते हैं छोटी छोटी बातों को। जब तक उससे बदला न ले लें
तो वो उनको सुकून नहीं आता, और ये हमारे सिर्फ यहाँ इस्लाम ये से दूरी की वजह ये है। रिवाज भी अब बन चुका हुआ है कि आपके ग्रज रहता है, जी तो आपने उस ग्रज को, जब भी आपका रिएक्शन आता है वो आपका कहीं ना कहीं ये लाजमी होता है कि इसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना जी है। जी, हम ठान नुकसान लेते हैं ना। हाँ, और काफी लोग इस हवाले से भी हमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो प्लानिंग्स कर रहे होते हैं जी, अगले बंदे के लिए कि अल्लाह इसको माफ किस तरह करे, नुकसान अल्लाह। पहुंचाना है, इसको किस तरह से तकलीफ पहुंचानी है। तो ये चीजें आप, हमारे मैं पढ़ रहा था, हमारे आप मुआशरे में हमारे नबी खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि एक काफिर आया, उसने ऊँट की ओजरी आप पे डाल दी, तो उन्होंने बर्दाश्त किया, और हज़रत बीबी फातिमा आई भागती, उन्होंने उठाई। तो अब क्या पूछते हो, यानी ये हमारा मुल्क, हमें तो हमारे दुख यहाँ होता ये है। भी बड़ा मसला है कि हम लोग अभी कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं करते। हाँ जी, हमारा ये होता जब है कि हम अगर एक्सेप्ट हमसे नहीं गलती करेंगे हो फिर भी हमारी जाए। इस्लाह नहीं होगी। इस्लाह उसी की होती है जो गलती को माने, कहे यार मैंने गलती की है, फिर इस्लाह होगी। जब आप गलती मानेंगे नहीं तो फिर इस्लाह कैसी, फिर तो टकराव हुआ है, फिर तो सीने में आग खड़ी है हर वक्त कि बदला लेना है, मैंने टकराव करना है, मैंने इसे नीचा दिखाना है, मैं बड़ा हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास स्टेटस है। अब तो इबादत का भी फख्र है। किसी ने सर पे अमामा रख लिया, दाढ़ी रख ली है, तो वो उसका फख्र किए जा रहा है। शेख सादी के बारे में नहीं है कि अपने बेटे को लेके जा रहे थे तो बेटे ने कहा पापा ये सोए हुए हैं, उनका काश मैं तुझे लेके ही ना आता, अगर तेरे अंदर ये अना आ गई है कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं तहज्जुद और ये सोए पड़े हैं। जी बिल्कुल, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और बात कर लेते हैं इस टाइम हम जिक्रिया एक्सप्रेस के हवाले से कि उसके क्योंकि वो 1 जून से उसको जो है वो चलाया गया है, तो उस हवाले से अब क्या सूरत हाल है और उसके साथ साथ बोगियों की सूरत हाल भी जानेंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सैलाब की सूरत हाल के बायस रेलवे पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी, जिसको शालीमार को पहले चलाया गया, अब दोबारा से 10 माह के बाद जो है जिक्री एक्सप्रेस को 1 जून से दोबारा से चलाया गया है। मुल्तान कैंट स्टेशन से इसको चलाया गया है, मुल्तान से कराची तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन है। बात करूँ 1 जून को इफ्तिताह किया गया इसका डीएस रेलवे मारूफ सन्नतकार जलालुद्दीन रूमी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मियां राशिद इकबाल ने फीता काट के इसका इफ्तिताह किया है। अगर अब इसकी सूरत हाल के चलाने के बाद की सूरत हाल के हवाले से बात करूं तो इस पर भी मैंने एक रिपोर्ट बनाई। तो डीएस रेलवे मुल्तान डिवीज़न हमाद हसन मिर्ज़ा का कहना है कि अब टोटल इस पर 1200 मुसाफिर सफ़र तय कर सकते हैं। 18 बोगियों पर मुहित ये ट्रेन है। शालीमार ट्रेन जो थी या ग्रीन लाइन ट्रेन थी, वो ट्रेनें जो थी जो उनकी बोगियाँ थी वो चीन से मंगवाई गई थी। ये ट्रेन जो थी ऑलरेडी जो बोगियाँ पड़ी हुई थी पुरानी ट्रेनों की, वही लगा के इसको दोबारा से चलाया गया रिपेयर करके। अब इस पर 1200 मुसाफिर टोटल सफ़र तय कर सकते हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस पे 1200 से ज़ायद जो मुसाफिर है रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र तय कर रहे हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी टिकटों की अगर सेल के हवाले से मैं बात करूं तो 2 मिलियन से अबव इसकी टिकटों की सेल है। 20-21-22 लाख रुपया रोज़ाना की बुनियाद पर टिकटों की सेल होती है। तो इसके ख़र्चे की अगर मैं बात करता चलूँ, मुल्तान से कराची तक जो इसका टोटल ख़र्चा है इस ट्रेन को चलाने का, फ्यूलिंग के हवाले से या ओवरऑल इसका जो ख़र्चा है वो 10-11 लाख रुपये बनता है। अब इस टाइम जो ये जिक्री एक्सप्रेस ट्रेन है 10-11 लाख रुपया जो है इनकम रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रही है। बोगियों की आपने बात की, बोगियों की सूरत हाल तो यही है, बेजारी सी बात है 10-11 दिन हुए इस ट्रेन को चलाए हुए, रिपेयर की हुई थी। फ़िलहाल तो वाशरूम्स की, बोगियों की, जो खाने की डाइनिंग कार है उसकी सूरत हाल तो फ़िलहाल बेहतर है, लेकिन आगे देखें कि अगर यही इसको रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई की जाती है वाशरूम्स की, ट्रेन की, बोगियों की, तो फिर तो बेहतर है कि अगर जो दूसरी ट्रेनों का सूरत हाल है अगर ना सफाई हुई तो यही सूरत हाल हो जाएगी कि लोग जो है जब अब तो सफ़र करने से भी कतराएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है लोगों की मजबूरी भी है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो उसी तरीके से आपके किरायों में भी जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन अगर पेट्रोल की कीमतें थोड़ी सी भी कम हो लेकिन आपके किराए जो हैं वो उतने ही रहते हैं, उनमें कभी भी कमी नहीं होती। कभी भी कमी नहीं। जाहिर बात है रेलवे के हवाले से ये है कि थोड़ा सा लोगों को रिलीफ मिल जाता है कि अच्छा किराया कम होगा तो आप इजीली सफ़र भी कर सकते हैं।
बट जो सूरत हाल देखते हैं जब ट्रेनों की सफाई के हवाले से, तो वो आपको दिल नहीं करता वैसे आप ट्रेन में आप सफर करें? नहीं, ट्रेन बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ट्रेनों में सफर करने का अब दिल नहीं करता कि जैसे हादसात होना मामूल बन गया। पिछले दिनों आप देखें कि अब इंडिया के अंदर एक हादसा हुआ, ट्रेन की बोगी जो थी वो पटरी से उतरी, वो से लोगों की जान की बाजी भी हारे। तो लोगों में ये खौफ भी अब पैदा हो गया कि अब जो हमारा ट्रैक है अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ है, उसको ट्रैक को बेहतर ही नहीं किया गया, रिपेयर ही नहीं किया गया। अब बहुत सारी ट्रेनें पिछले ही दिनों 2 दिन पहले जो है शालीमार एक्सप्रेस जो है वो उतर गई थी। हाँ जी, पटरी से उतर गई थी। तो अब देखे ना, वो तो अल्लाह ने रख लिया कि ट्रेन जो थी कोई बोगी जो कल्टी नहीं खा गई, अगर कल्टी खा जाती तो बहुत से मुसाफिर जो थे जान की बाजी हार जाते। तो इस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब ज़िक्रिया एक्सप्रेस की आपने बात की, तो ज़िक्रिया एक्सप्रेस जनूबी पंजाब की आवाम का ये दरीना मुतालबा था ताजरों का कि इसको चलाया जाए। तो अब मुसाफिरों की सूरत हाल तो बेहतर है कि मुसाफिर इस पर सफ़र तो तय कर रहे हैं, क्योंकि अभी 10-12 दिन हुए हैं। अगर इसमें अगर मैं बात करता चलूँ मुसाफिरों के हवाले से, तो मुसाफिरों का यही मुतालबा होता है कि लिहाजा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इस पे जो शालीमार एक्सप्रेस थी जब चलाएगी, उस पे मुसाफिरों को किरायों में रिलीफ दिया गया। पहले 1 महीने तक जो 20% किरायों में डिस्काउंट दिया गया, फिर अगले जो 15 दिन थे उसमें मुसाफिरों को मेरा ख्याल 15% डिस्काउंट दिया गया। इसमें ज़िक्रिया एक्सप्रेस जब से चलाई गई है इसमें कोई ऐसा डिस्काउंट नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये लाहौर जाने वाली भी कोई ट्रेन नहीं थी, या कराची मुल्तान से कराची जाने वाली भी कोई ऐसी ट्रेन नहीं थी जो मुल्तान से चलाई जा रही हो। ये वह ट्रेन थी ज़िक्रिया एक्सप्रेस जो मुल्तान से कराची चलाई जा रही है। अगर स्टॉप की बात करूँ तो मुल्तान डिवीज़न के अंदर टोटल इसके 9 स्टॉप रखे गए हैं। छोटे छोटे स्टॉप रखे गए हैं, जैसे दुनियापुर हो गया, लोधरा हो गया, ऐसे छोटे छोटे स्टॉप इसलिए रखे गए हैं कि जो जनूबी पंजाब की आवाम जो अगर मुल्तान आने की बजाय छोटे स्टेशन से भी सफ़र तय कर सके। अच्छा, ये फायदा तो है, लेकिन ट्रेन का चलाया था बिलाल, तो उसके बारे में क्या, अब उसकी क्या सूरत हाल है? किसकी? जो न्यू ट्रेन चलाई गई शालीमार ग्रीन लाइन की फ़िलहाल तो सूरत हाल बेहतर है, लेकिन ताजर बरादरी का यही मुतालबा है कि मुल्तान जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, कैंट रेलवे स्टेशन, यहीं से ही नहीं वो चलाई जा रही। अब इसके पीछे क्या वजूहात है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्यों नहीं इस, हालांकि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, ताजर बरादरी है, मुसाफिरों का यही मुतालबा है कि लिहाजा यहाँ से तो ये चलाई जानी चाहिए। तो इस पे मैं भी और ताजर बरादरी के तवज्जो से भी ये वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा सादर रफ़ीक से मुतालबा करूँगा कि लिहाजा जो इस ट्रेन ग्रीन लाइन ट्रेन का जो है स्टॉप वो मुल्तान स्टेशन के साथ रखा जाए। अब वो ये कहते हैं जी कि 30-40 मिनट का फ़र्क पड़ता है, अगर मुल्तान से चलाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं है 30-40 मिनट का। बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा, मुल्तान डिवीज़न के लोगों को, अगर ये मुल्तान स्टेशन से चलाई जाती है तो उसके साथ साथ अब सूरत हाल ये है कि वो मैंने जैसे कि जिक्र किया कि अगर 20-21 लाख रुपए की रोज़ाना की टिकटें सेल होती हैं ज़िक्रिया एक्सप्रेस की, तो 10 लाख रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रही है, सारे खर्चे निकाल के। दूसरी तरफ जो है मुलाजिम ये कहते हैं जी कि हमें तनख्वाहें नहीं मिलती, दर्जा चहारम के जो मुलाजिम हैं, छोटे स्टेशन पर काम करने वाले हैं। अगर ऐसे है तो 2 ट्रेनें और भी हैं जो मुल्तान से चलाई जाती हैं, संदल एक्सप्रेस है और खुशहाल खटक है, वो क्यों नहीं चलाई जा रही अगर मुसाफिरों की ये सूरत हाल है। मतलब अभी तक जो है ट्रेनों के हवाले से, रेलवे स्टेशन के हवाले से हमें बहुत ही मसाइल का सामना है। अच्छा, इसके साथ मजीद भी आपसे बात करेंगे। इस टाइम जो हम करंट सिचुएशन को देखते हुए जो अदम बर्दाश्त बढ़ रहा है, आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि इसका खात्मा कैसे किया जा सकता है? इसका खात्मा तो मैडम जी ऐसे है कि जितने भी हमारे पिलर हैं किरदार साजी करने वाले, वो अपना अपना किरदार अदा करें। घर में बुज़ुर्ग वालदैन हैं या अपने वालदैन हैं वो, और स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा हैं वो अपना किरदार अदा करें। बाहर मजहबी पेशवा हो गए, सियासी रहनुमा हो गए, ये अपना किरदार करें। अब अक्सर में अदम बर्दाश्त या ये जो हो रहा है ना, ये कम तरबियत की वजह से है, तालीम की कमी की वजह से है। जो छोटे किस्म के लोग होते हैं वो लच्छेदार तकरीरें सुन के, सियासी बयानबाजी देख के वो फिर उसकी तरफ चले जाते हैं। वो किसी पार्टी को पसंद कर लेते हैं, किसी मसलक को पसंद कर लेते हैं,
फिर उस पर अटल हो जाते हैं, वो फिर दूसरे रुख को नहीं देखते। तो ये जब हमारे अपने किरदार, हमारे उलमाए कराम छोटी छोटी बातों पे, नमाज के बाद दुआ मांगनी है नहीं मांगनी, छोटी छोटी बातें, इस पे फिरकाबाजी बना लेंगे तो फिर अदम बर्दाश्त बढ़ता जाएगा। तो इन्हें चाहिए कि ये प्यार और मोहब्बत का दर्स दें। हमारे नबी ने कहीं भी फिरके वारे की तबलीग नहीं की, हर जगह प्यार और मोहब्बत की तबलीग की। तो जब ये सारे किरदार अच्छे हो जाएंगे, अपना काम करने लग जाएंगे, तो माशरे के अंदर सुधार पैदा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि असातिज़ा को दूंगा कि स्कूल में नफरत ना फैलाएं, और अपने मजहबी पेशवाओं को कहूँगा कि मुनाफरत ना फैलाएं। सियासी क़यादान को कहूँगा कि सियासत के में अंधे इतने ना हो जाएं कि लोगों के अंदर टकराव पैदा हो जाए, दुश्मनियाँ पैदा हो जाएं। ये तो फिर मिल बैठेंगे, आवाम फिर रोडों पे धक्के खा रही होती है। आवाम का सोचें। सही, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मियां राशिद इकबाल साहब, जो कि प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम कहते हैं अपने शो में आप। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आज हम इनसे बात करेंगे, बजट के हवाले से भी बात होगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो किरदार है उसके हवाले से भी बात करेंगे। सर, बजट के हवाले से सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस टाइम जो बजट आया है, आप कितने उससे मुतमईन हैं और आप क्या समझते हैं हमारे मुल्क की तरक्की और खुशहाली में ये बजट कितना मददगार साबित हो सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर ख़जाना साहब की तकरीर अभी तक आई है और हम उसी पर ही तबसरा कर सकते हैं, और तकरीर मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। मगर तमाम वज़ीर ख़जाना जब बजट पेश करते हैं तो वो अपनी तकरीर में सब अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं, और असल तफसील जो है वो फिनांस बिल में आती होती है। तो जैसे ही फिनांस बिल आएगा फिर पता लग जाएगा। पिछले साल का तो FBR का टारगेट पूरा हुआ नहीं, और 250 अरब मजीद बढ़ा के नया टारगेट बना दिया गया है। तो अब ये तो फिनांस बिल में ही पता लगेगा कि कौन कौन से नए टैक्सेस लग रहे हैं, ये टारगेट कैसे पूरा करना है। तो फिनांस बिल आ लेने दें। मेरा ख्याल है कि अच्छी अच्छी बातें वज़ीर ख़जाना साहब ने बता दी हैं और तल्ख बातें वहां से निकलेंगी फिर। अभी आप सब मतलब आप सेटिस्फाई नहीं है? देखिए, तकरीर की हद तक बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, तकरीर बहुत अच्छी। आप समझते हैं कि हमारे मुल्क का जिस तरह का उन्होंने कहा है कि जी अभी हम IMF से जो है वो कर्जा नहीं लेंगे, अभी हम इसी से ही काम चलाएंगे, तो आप समझते हैं कि IMF से कर्जा अभी नहीं लेंगे और यहाँ से बहुत कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने IMF से कर्जा नहीं लिया, IMF ने हमको कर्जा नहीं लिया। ये असल हकीकत ये है। और अगस्त सितंबर में जो हमारी पेमेंट्स आने वाली हैं, अगर उस वक्त तक हमारे और IMF के दरमियान कोई बंदोबस्त ना हुआ तो अभी तो सब लोग कह रहे हैं ना कि डिफॉल्ट का खतरा टल गया है। हाँ, मैं समझता हूँ कि डिफॉल्ट का खतरा कम हुआ है, टला नहीं है, और हमको बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। और देखते हैं आगे आने वाले हालात में, अल्लाह करे इस मुल्क में कोई सियासी इस्तेहकाम आ जाए, क्योंकि उसकी वजह से भी हमारे मुआशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और ये 9 मई के वाक़यात के बाद हुकूमत समझती है कि अब PTI उसके मुकाबले में नहीं रही, तो शायद इलेक्शन भी हो जाएं सितंबर अक्टूबर में। और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर एक वाज़ेह उम्मीद पैदा हो जाती है कि सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और उसके बाद मुईशत के ऊपर भी अच्छे असरात पड़ेंगे। सही। अच्छा, आप समझते हैं कि इलेक्शन होते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं? वैसे मैं सबसे ये क्वेश्चन आजकल कर रही हूँ कि इलेक्शंस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए, अगर तो हुकूमत ये समझती है कि वो इलेक्शन जीत सकती है तो वो लाजमन इलेक्शन करवाएगी, और इलेक्शन को रोकना भी बड़ा ही मुश्किल मरहला है। हमारे आइन में लिखा हुआ है कि असेंबली की मुद्दत पूरी होने के 60 दिन के बाद इलेक्शन होने नागुज़ीर हैं, तो इलेक्शन तो कराने ही पड़ेंगे। उसके अलावा क्या तरीकाकार है? शायद उसको रोकने का एक ही तरीका है कि इमरजेंसी लगा दें।
इमरजेंसी तो मुझे अब लगती हुई नजर नहीं आ रही, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस साल के आखिर तक इंतखाबात हो जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ जी और एक और गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। महविश जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुनाइए कैसे? मैं ठीक ठाक, वेलकम करते हैं हमें शो में। और हम हमेशा बात करते हैं जो खवातीन होती हैं ना, वो भी किसी से कम नहीं होती, माशाल्लाह बहुत टैलेंट होता है, बड़ी एनर्जी होती है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपकी जर्नी के हवाले से जानेंगे, आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे आपने बिजनेस की तरफ आए? बस आइडियोलॉजी थी कि अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी सलाहियतों को यूज़ किया जाए और कुछ ना कुछ किया जाए। फिर इसमें कोरोना फेस का बहुत बड़ा एक किरदार है, जो हमारा एक इतना स्वेर मुआशी जो बहरान आया, उसने भी फिर थोड़ी सी इंकरेजमेंट दी कि एक पद के कमाने से जाहिर है घर का जो सेटअप चलाना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कोरोना ने तो हर चीज़ को शट डाउन कर दिया था ना, तो उसके बाद फिर ऑनलाइन से स्टार्ट किया, ऑनलाइन बिजनेस से स्टार्ट किया, तो एंटरप्रेन्योरशिप में फिर एग्जीबिशंस वगैरह की तरफ, तो इस तरह करके पहले पर्सनल ग्रोथ एंड देन कलेक्टिव ग्रोथ। बस तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, देखिए जब आपका एक खित्ता एक चीज से सफर कर रहा होता है और नीड ऑफ द टाइम भी होती है चीजें, और राइट थिंग एट द राइट टाइम जैसे कि कहा जाता है, तो नीड ऑफ द टाइम भी होती है। अगर आप उन चीजों को एक प्रॉपर उसमें ले आओ, सेटअप में ले आओ, मैं कलेक्टिव ग्रोथ पे यकीन रखती हूँ बेसिकली। तो एंटरप्रेन्योरशिप को मैच्योर करना ही मेरा अपना विजन है, क्योंकि हम लोग बचपन से देखते आए हैं एक आपके फैमिली कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं कि जिसको भी ट्रबल में देखो उसकी हेल्प कर दो, बट समथिंग इन माई माइंड स्ट्राइक्स मी के बजाय इसके कि आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प ऐसे करो कि वो आप पे ही डिपेंडेंट है, बेटर टू मेक देम इंडिपेंडेंट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली सोल्यूशन आई थिंक फॉर दैट, फॉर मैन ऑल्सो। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे खत्े में खवातीन थोड़ी सी इस लिहाज से निगलेक्टेड है और थोड़ी सी अवेयरनेस भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो एंटरप्रेन्योरशिप को मैच्योर करना ही मेरे ख्याल से बहुत सारे मसाइल का हल है। अच्छा, आप क्या समझती हैं? जाहिर सी बात है खवातीन के हमारे मसाइल भी बहुत ज्यादा होते हैं, आपको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना तो स्टार्टिंग में करना पड़ा होगा, और उसके बाद ही इंसान की वो कहते हैं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेप बाय स्टेप जब आगे जाता है तो फिर आपकी सक्सेस जो है वो आप उसको अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। आप क्या समझती हैं, आपको क्या मुश्किलात आई और आप क्या देखती हैं कि जो बाकी दीगर खवातीन हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़े? देखिए इसमें मैं अपनी पर्सनली आपको बात बताऊंगी कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। पहली बात तो ये, मैं चीजों को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ। ये अच्छी बात है। हम लोग क्योंकि नेगेटिविटी आजकल हमारे माशरे में बहुत ज्यादा है और फिर हम लोग ना फौरन मायूसी की तरफ चले जाते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत। अब ये है कि हर चीज में ऑप्टिमिज्म ढूंढना वो इट्स नॉट एन इजी थिंग, ठीक है ना, लेकिन ये कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, दूसरे लोगों को इस होप पे लेकर आना कि नहीं यू कैन ऑल्सो डू दिस। मैंने ये चीज देखी है कि हमारे माशरे में खवातीन है या हजरात है, हम सब चेंज चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पता नहीं इग्नोरेंस है चीज़ों की या इल्मी काबिलियत कह लें उस लेवल की हम लोगों की नहीं है कि मतलब वे आउट नहीं पता। हर कोई बाहर निकलना जरूर चाहता है, लेकिन निकल नहीं पा रहा। तो समहाउ और अदर किसी न किसी कंफ्लिक्ट का शिकार है। वो बेशक फैमिली प्रेशर की सूरत में है, वो बेशक सोशल प्रेशर की सूरत में है, वो आप बेशक ये सोचते हैं कि भाई फाइनेंस नहीं है तो हाउ कैन वी स्टार्ट। सबसे पहले तो यही बात आ जाती है कि आपके पास अगर सरमाया ही नहीं है तो कोई काम भी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब ना वक्त बहुत बदल गया है, अब डिजिटल मीडिया का दौर है। आपको डिजिटल मीडिया के थ्रू, तो मैं कहती हूँ कि आपको जो ये सबसे बड़ी ये फैसिलिटी है, वरना लोगों के बड़े बड़े गोदाम हुआ करते थे, अब जस्ट यू नीड टू हैव सम पिक्चर्स इन योर मोबाइल वेदर ऑफ योर थिंग, ठीक है, और वेदर इफ यू आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग और लाइक दैट, तो वो फिर किसी न किसी ब्रांड के साथ अब एसोसिएट हो जाए। तो ये अर्निंग को बहुत इजी बना दिया, इन चीजों ने अर्निंग को बहुत इजी बना दिया। बिजनेस स्ट्रेटजीज चेंज हुई हैं, एक न्यू इवॉल्विंग हुई है चीजों की और एक नए बिजनेस कल्चर की, कि मतलब अब जो चीज आपको सोशल मीडिया पे नहीं नजर आती, वो बिजनेस जितना बड़ा मर्जी क्यों ना हो, वो बिजनेस नहीं है। ये द डिवाइस वी आर हैविंग इन आवर हैंड्स, ठीक है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल टूल, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग देखते हैं पहले आप जिन ब्रांड्स का आपके दिमाग में भी होता था ना, तो उनको भी आप भरपूर पब्लिसिटी अपनी करनी है। बिल्कुल ऐसी आप देखिए फिजिकल प्रमोशंस का पहले बहुत दौर था, डोर टू डोर प्रमोशंस हो रही हैं, ऐलान हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब अब हम लोग भी इवेंट्स जब करवाते हैं तो मतलब वी डू फिजिकल प्रमोशंस आल्सो, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन थिंग इज दिस, जो
आप सोशल मीडिया के थ्रू जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू मैसेज ट्रैवल करता है, ठीक है, और ह्यूमन एफर्ट भी लेस हो जाती है, तो दिस इज वेरी पावरफुल थिंग आई थिंक। हाँ, सर से भी जानते हैं सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो हमेशा से खवातीन के हवाले से भी बहुत सहूलियात देता है और आगे बढ़ने की जो है ना वो हिम्मत भी देता है, क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह रोल प्ले करता है? जी 51% है हमारी पॉपुलेशन का, और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही पिसा हुआ तबका है, और हमारे कुछ मुआशी और मुआशरती इकदार भी हमारी कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से औरतों को एक मुश्किल ज़िंदगी का सामना होता है और ज़्यादा टफ टाइम उनको मिलता है मर्दों की निस्बत अगर वो मार्केट में जॉब मार्केट में आती हैं, और सेक्सुअल हरासमेंट भी है, डिस्क्रिमिनेशन भी है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं औरतों और लड़कियों के लिए जो जॉब मार्केट में आती हैं। मगर ये चैलेंजेस उनको मैं समझता हूँ रोक तो नहीं सकते। दिन ब दिन तादाद बढ़ रही है पढ़ी लिखी लड़कियों की जो जॉब मार्केट में आ रही हैं, और जो खुद अपने कारोबार भी कर रही हैं, वो भी नए कारोबार भी लड़कियां और औरतें शुरू कर रही हैं। तो टाइम लगता है हर चीज़ को, आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ जैसे जैसे तालीम आम होएगी वैसे वैसे ये डिस्क्रिमिनेशन भी कम हो जाएगी और ये चैलेंजेस भी कम हो जाएंगे। अच्छा सर, उसी के साथ रिलेट करेंगे इस टाइम बजट के हवाले से कि हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है बदहाली का शिकार हुई हैं, क्योंकि बेरोजगारी भी बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ी ही बढ़ी है, अब मजीद भी महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं। क्या कहना चाहेंगे, इंडस्ट्रीज को कैसे तरक्की की तरफ लाया जा सकता है? देखिए हुकूमत ने ना असल स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत नहीं की। मैं मानता हूं कि स्टेट बैंक के पास डॉलर ख़त्म हो गए थे, हो जाते हैं लोगों के पास, बाज़ औक़ात बुरा वक्त आ जाता है कि पैसे ख़त्म हो जाते हैं, कैश फ्लोज नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में हुकूमत के पास डाटा मौजूद था कि किस किस बंदे ने एलसी खोली हुई है। स्टेक होल्डर्स चंद हज़ार होंगे, उनको इकट्ठा करके उनको बात समझाते कि ऐसे ऐसे बात है भाई, डॉलर नहीं है तो आप लोग अपने अपने हिस्से के डॉलर मार्केट से ख़रीद के बैंकों में जमा करा दो और आपकी इंपोर्ट जो है वो हम रिलीज़ कर देते हैं। तो ये बहरान ना पैदा होता। हुकूमत ने मिस हैंडल किया, एकदम सारी इंपोर्ट बंद कर दी। हमारा बहुत सारा रॉ मटेरियल ऐसा है जो पहले इंपोर्ट होता है, फिर फिनिश एंड प्रोसेस हमारे मुल्क में होता है और फिर आगे एक्सपोर्ट हो जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक हमारे लाहौर के बहुत अच्छे एसोसिएट हैं, चंद दिन पहले ही बता रहे थे, कह रहे थे कि मेरे पास तकरीबन 4 लाख जीनें तैयार पड़ी हैं, जिप्पे नहीं है लगाने को। तो इस वजह से बहुत सारी हमारी एक्सपोर्ट भी कम हुई है। और अगर हुकूमत ये एक मशावरत कर लेती और अपना मजबूरी ताजरों को बता देती तो ठीक है, महंगाई तो होनी थी, बाजार से डॉलर खरीद के अगर ताजर बैंकों में जमा कराते अपनी एलसीओं की रिलीज के लिए तो जाहिर है बाजार से तो महंगा ही डॉलर मिलना था स्टेट बैंक के रेट से, तो महंगाई तो होनी थी। महंगाई तो अब कौन सा नहीं हुई महंगाई, हाँ। अब भी तो महंगाई हुई है। ये सब कुछ करने के बावजूद भी तो महंगाई उससे ज्यादा हुई है, डिवैल्यूएशन उससे ज्यादा हुई है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसको मैनेज किया जा सकता था। अभी भी हुकूमत को चाहिए कि अगर उसके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है तो वो ताजरों को कहे कि बाजार से पैसे डॉलर खरीद के आप बैंक में जमा करा दें तो आपकी एलसी के डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो जाएंगे। इंपोर्ट होगी तो एक्सपोर्ट होएगी। बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं पिछले 7-8 महीने में। ये जब से हमने इंपोर्ट रोकी है तकरीबन 70 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। तो उन फैक्ट्रियों को चलाना और उन लोगों को दोबारा बरसर रोजगार करना हम सबकी जिम्मेदारी है और हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं तो यही हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि जो भी मुश्किल है उसको स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करें और मिलजुल के कोई दरमियानी रास्ता निकालें। हर चीज़ मैनेज हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई चीज़ मैनेज ही ना हो सके। आप समझते हैं इस बजट में ताजरों को बड़ा रिलीफ मिला है? ताजरों को तो मैं नहीं समझता कि कोई रिलीफ मिला है। अलबत्ता जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो एफबीआर ने टैक्स कलेक्शन का टारगेट बढ़ाया है
तो वो तो जाहिर है फिर नए टैक्स लगाकर ही पूरा किया जाएगा। और नए टैक्स तो फिर लगाए जा रहे हैं ना। जी, आपके सामने है 4 ब्रैकेटें तो सुपर टैक्स की आ गई हैं। अब तो सुपर टैक्स एक नॉर्म बन गया है। पहले तो हुकूमत ने सिर्फ 1 साल के लिए लगाया था, अब तो लगता है कि ये अब हमेशा ही रहेगा। तो अब जो आदमी 10% वाली सुपर टैक्स की ब्रैकेट में है तो वो तो अब 45% टैक्स दे रहा। तो ये बहुत ज्यादा है, ये ज्यादती है। इससे भी जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खास तौर पे, वो कम हो जाती है। लोग कहते हैं कि ऐसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें जहां पर इतने हैवी टैक्सेशन है, वो और दूसरी मार्केटों में चले जाते हैं जहां पर टैक्सों की मिकदार कम है। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि टैक्स भी नीचे लेकर, टैक्स की शरह भी नीचे लेकर आनी चाहिए और सूद की शरह भी नीचे लेकर आनी चाहिए। अब 21% जो पॉलिसी रेट है वो बैंकों के 3 या 4% और 1% इंश्योरेंस मिला के एंड यूजर को तो 25-26% पे पड़ता है। अब आप खुद बताएं कौन सा कारोबार ऐसा है जो सालाना 26% ग्रो कर रहा हो? वो तो सिर्फ बैंक को देने हैं, फिर उसके अलावा आपने अपना भी कुछ प्रॉफिट कमाना है। तो बहुत मुश्किल हुआ काम करना इन हालात में। हुकूमत को चाहिए कि इनके ऊपर नजरसानी करे। बिल्कुल, और जरूरत भी है कि चीजें अगर बेहतरी की तरफ लानी है और मुल्क को तरक्की की तरफ लाना है। अच्छा, मैं भी आपसे ये जानेंगे, जिस तरह हम अगर घर बैठी जो खवातीन हैं, जाहिर सी बात है, जो जॉब नहीं कर सकती, बाहर नहीं निकल सकती, आप क्या समझती हैं किस तरह वो घर बैठे अर्निंग कर सकती हैं और अच्छी अर्निंग कर सकती हैं? जो हम आजकल देखते हैं ई-कॉमर्स के हवाले से बहुत ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, उनको पढ़ाया भी जाता है, समझाया भी जाता है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? बिल्कुल अस्मा, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन काम जो है, जिस तरह के पहले भी मैंने आपसे इसी बारे में अर्ज किया, तो ये बहुत रिस्पेक्टेबल और एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। और दूसरी लिहाज से ये बात है कि अब आप ट्रेनिंग और सेमिनार्स का पहले मुल्तान में इतना ट्रेंड नहीं था, ठीक है ना, मतलब, लेकिन अब ये कि साउथ पंजाब में अब एक चेंज आ रहा है, ठीक है। अब यानी कि सेमिनार्स और ट्रेनिंग सेशंस बहुत ज़्यादा करवाए जाते हैं, और स्पेशली डिजिटल लिटरेसी की जो है ना अवेयरनेस के लिए, मतलब हम लोग खुद भी डिफरेंट अपने प्लेटफॉर्म से डिफरेंट इस किस्म की ट्रेनिंग लॉन्च करते हैं। उसमें यही है कि ख़वातीन के लिए बहुत ये आसान और बहुत इजी मौका है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो एक पिक्चर गैलरी चाहिए होती है सिर्फ अच्छी। तो अब ये है कि लोगों को ना इस चीज़ की समझ भी आ रही है और दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर इन दिस एस्पेक्ट। और जैसे महंगाई का दौर है, जैसे सर भी ऑलरेडी इस वक्त बात कर रहे हैं, बाकी जिस तेज़ी से महंगाई की शरह बढ़ी है, डॉलर फ्लक्चुएट हुआ है, ठीक है, और इकोनॉमी किसी तरीके से भी स्टेबल होने की सूरत में नहीं आ रही। हर बिजनेस, मतलब मेरा एक छोटा सा अपना ब्रांड है, तो मतलब बहुत बिजनेस को कैरी करना और लेके चलना और फिर उसमें प्रॉफिट बहुत मुश्किल हो गया। वेरी तो आप समझती हैं अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें जरा बिजनेस करना तो है ना करना तो है ना। हाँ, मुश्किल जरूर है, लेकिन छोड़ना नहीं है, करना जरूर है। लेकिन ये है कि वो जो आप 20 to 30% अपनी एफर्ट दे रहे थे, अब आपकी एफर्ट भी ज्यादा हो गई है। ई कॉमर्स के हवाले से भी, बजट के हवाले से भी सर काफी इसमें रिलीफ दिया गया है। अभी तो हम जिस तरह लोग अमेजोन पे काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री को हुकूमत ने एसएमई का दर्जा देकर बहुत अच्छा किया है और 50% इनकम टैक्स की छूट का भी ऐलान किया है। हाँ। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं। मगर जो उनका सबसे बड़ा मुतालबा था उसको हुकूमत ने एड्रेस नहीं किया। उनका मुतालबा ये था कि अगर वो 100 रुपए की इनवाइस देते हैं डिजिटल डिलीवरी की, तो 35% उसमें से उनको मुल्क से बाहर फॉरेन एक्सचेंज की मद में रोकने की इजाजत दी जाए। उसको हुकूमत ने एड्रेस नहीं किया। देखिए, जो हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर या डिजिटल मीडिया या कंटेंट जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है बन के, वो हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होते। बीच में कोई 2 या 3 एजेंट्स होते हैं, उन एजेंट्स का कमीशन होता है, इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट लोग। अब अमेरिका में तो आपको कोई नहीं जानता, जो यहाँ एक डेवलपर बैठा है उसको अमेरिकन मार्केट में तो कोई नहीं जानता। दरमियान में 1 या 2 एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो उसको डायरेक्ट करते हैं उस मार्केट के अंदर, और वो अपना भी उनका हिस्सा होता है, उनका कमीशन होता है। तो अगर आप 100 रुपए की एक चीज बेच रहे हैं तो वापस 100 रुपया पाकिस्तान नहीं आएगा, कभी भी नहीं आ सकता। सही। और जो सॉफ्टवेयर कंपनियां फिर जिनको इस तरह ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं, देखें ये काम शुरू तो होता है एक आदमी एक लैपटॉप से। जैसे ही आपके सॉफ्टवेयर बिकने शुरू होते हैं तो कंपनी को
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, उसको सर्वर चाहिए होते हैं, उसको नेटवर्किंग स्विचेस चाहिए होती हैं, उसको और हार्डवेयर चाहिए होता है, हार्ड ड्राइव्स चाहिए होती हैं, बैकअप ड्राइव चाहिए होती हैं, तो वो भी उनको फिर बाहर से खरीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है। तो उनका ये मुतालबा था कि हमें 100 रुपए में से 35 रुपए बाहर रोकने की इजाजत दी जाए। अगर हुकूमत ये आज भी कर ले, मैं समझता हूं कि इस शोबे में इतना पोटेंशियल है कि 2 या 3 साल के अंदर अंदर हमारी आईटी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ सकती है कि टेक्सटाइल के बराबर आ जाए। ये तो बेहतरीन है। मतलब अभी हम लोगों के मसाइल भी तो बहुत सारे हैं ना। मगर हम हुकूमत का चाहिए कि उनको ऐसा माहौल साजगार ऐसा मुहैया करे कि वो अपनी सलाहियतें बुरकार ला सके। सही, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क में भी आईटी के हवाले से बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, वहाँ पे लोग काम भी कर रहे हैं। अच्छा, टैलेंट की हम बात करते हैं, हम अपने यहाँ पे एनर्जी की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो कमी नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए अच्छा, तो मेरे ख्याल में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं। इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, महविश से बात हो रही थी। महविश, आप क्या समझती हैं कि घर बैठी जो ख़वातीन हैं उनको क्या स्किल्स की इसमें क्या ज़रूरत है? आप थोड़ा सा इसमें गाइडलाइन दें कि क्या क्या कर सकती हैं ख़वातीन। देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक हमने काम नहीं शुरू किया था तब तक हम भी इंस्टा सिर्फ इसलिए इंस्टॉल किया हुआ था कि सेल्स देखते थे। सही, किस ब्रांड पे सेल लगी हुई है ताकि कपड़े खरीदे। हाँ, ये तो ख़वातीन का फेवरेट है ना। बस ये हमारा भी फेवरेट था। फिर देन वी कम टू नो कि अगर आप इसको दूसरे एस्पेक्ट्स से देखें तो जो यहाँ पे जिनकी अब हम बीइंग अ कस्टमर देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप एज अ ब्रांड काम कर रहे हैं तो वही ब्रांड वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे हम तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। सही, ठीक है ना, यानी कि 2 साइडेड कम्युनिकेशन है ना। हम रिसेप्टर्स हमारे ये थे कि जी सेल लगी हुई, और उन्होंने उनकी तरफ से ये था कि कस्टमर का रिस्पॉन्स चाहिए। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम वेरी इजी टू यूज, वेरी बेसिक, ठीक है, आप इसके ऊपर करें। और बहुत सारी मीटा, अब तो एसोसिएशन हो गई है इन दोनों की, तो ये मीटा कहलाते हैं, तो मीटा के ऊपर बिजनेस करें। और मेरा फर्स्ट जो ब्रेजर्स लॉन्च था वो मीटा के ऊपर था। आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर उसमें ये कि आप अपने रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस रीजन में काम करना है, और उसके लिए थोड़ी सी मार्केट रिसर्चेस करनी पड़ती हैं। सही, ठीक है, मार्केट कौन से एरिया की कौन सी चीज फेवरेट है, हाँ, ठीक है, कौन सी चीज, किस चीज की डिमांड कौन सी जगह ज्यादा है, फेवरेट कह दिया मैंने, डिमांड किस चीज की कहाँ पे ज्यादा है, तो उस डिमांड के मुताबिक अपना एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वेरी बेसिक एंड वेरी इजी, ठीक है ना। अब मतलब अब तो व्हाट्सएप भी इतना मॉडिफाइड हो गया है, ख़वातीन व्हाट्सएप पे भी कर रही हैं। मतलब हाँ, कितनी कपड़े के हवाले से बात करें, कपड़े के हवाले से भी, और उसके अलावा फूड के हवाले से अगर आप देखें ना, तो होम शेफ हमारी बहुत ज्यादा है, होम बेकर्स हमारी बहुत ज्यादा है। दे जस्ट राइट डाउन कंप्लीट स्क्रिप्ट के ये हमारे वीक का मेन्यू है और आप इसमें से ऑर्डर करें, और दे आर अर्निंग गुड माशाल्लाह, ठीक है। इन कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ नियत होनी चाहिए। नियत होनी चाहिए, बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप ये चीज देखें, उसके बाद फिर हमारा थोड़ा सा ये है कि ट्रेनिंग सेशंस के साथ हम एक छोटा सा हमारा एक बिजनेस मॉडल है, उसमें ये हम प्लेस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन काम करने वाली ख़वातीन को कि वो वहाँ के आके अपनी चीज़ें एग्जिबिट करें, ठीक है। जैसे कि आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग्स वगैरह बनाती हैं या दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स बनाती हैं ख़वातीन, वो आके वहाँ पे उनको वो हमारा प्रॉपर एक मुल्तान में हमने एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट किया है। रमज़ान शरीफ में वैसे कभी भी एक्सपोज नहीं हुई मुल्तान में, हमने रमज़ान शरीफ में भी एक्सपो करवाई है, ठीक है। और इसी तरीके से अब बकरा ईद से पहले भी हमारा इरादा है करवाने का, इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे को हमारा एक इवेंट है, इसी तरह से एग्जीबिशन ही है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की। तो बेसिकली इस बिजनेस मॉडल में होता यही है कि ख़वातीन जो ऑनलाइन काम करने वाली हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, वो वहाँ पे आती हैं, अपनी चीज़ें एग्जिबिट करती हैं। फिर हम डिफरेंट कॉर्पोरेट लेवल के लोगों को और डिफरेंट बैंक्स को, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। और एक सेल परचेज का अच्छा होता है। साथ हम आईटी सेशन भी रखते हैं, इस दफ़ा भी हम तवीन नाडलर साहब को बुला रहे हैं, उनका आईटी सेशन है हमारे साथ 17 को। तो हम आईटी सोल्यूशंस के साथ साथ फिजिकल प्लेस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये अच्छी बात है कि ख़वातीन को भी थोड़ा हौसला होता है, और फिर जब आप आगे देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। डेफिनेट सी बात है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ।
वो एक 60 इयर्स की आंटी हैं। तो अब आंटी तो नहीं, मैं उनको तो उनके दोस्त ही हैं अब तो तो शी हैज स्टार्टेड केक मेकिंग, जैसे होता है घर में आप करते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं, तो शी हैज स्टार्टेड दैट। वी मोटिवेटेड हर कि आप आए हमारे एग्जीबिशन में और जरूर एग्जिबिट करें। उनकी क्वालिटी ये है कि जैसे किड्स के टॉयज होते हैं ना, वो उन स्टाइल के बनाती है, मतलब टॉय ट्रेन लाइक, ठीक है, इस तरह के बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग ना। तो हाँ, तो उन्होंने हमारे साथ आके प्रोजेक्ट किया और हमें भी उनकी चीजें बड़ी अमेजिंग लगी। और आफ्टर दैट शी सेड के आई एम फीलिंग अ न्यू एनर्जी, आई एम द 60 इज न्यू 25 शी सेड, ठीक है। तो शी थॉट हरसेल्फ लाइक 25 की एक नई एनर्जी। और दूसरी बात ये एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, जो छोटा सा बच्चा हो, चाहे कोई मतलब हमारी एज का हो, हमसे बड़ा हो, एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ आप कोई काम करे और कोई आपके साथ खड़े होकर कह रहे हैं वाओ यू आर डूइंग गुड, तो बच्चे के हौसला मजीद पैदा होता है, ये बात है। दिस इंकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना क्रिटिसाइज करने के लिए तो बहुत लोग पड़े हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वही कहा ना, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक और हर चीज को में एक पॉजिटिव वे। अच्छा, आप जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप उन्हीं में से भी पॉजिटिव आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ सेटअप ऑफ माइंड की बात है, या फिर आप ये कहें कि ये सिर्फ वर्ड्स की बात है कि आप किन किन अल्फाज की अहमियत देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मजीद भी इनसे जानते हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट की आज की ताज़ा सूरत हाल की, तो सब्जियों और फलों की कीमतों में गुज़श्ता 3 दिनों में उतार चढ़ाव देखा गया है। सब्जियां जो हैं वो कहीं ना कहीं महंगी हुई हैं, तो फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अक्सर फल और सब्जियां जो महंगे दामों फरोख्त हो रहे थे, उनकी कीमत में जो है वो कोई ख़ास कमी नहीं देखी गई। बात करें अगर सब्जियों में, पहले अदरक अभी भी 800 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। चाइना लहसुन जो है वो 320 रुपये फी किलो में। लीमू की कीमत में कमी देखी गई थी, 240 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा है। मौसमी सब्जियों की बात करें, जिसमें अरवी 240 में और इसके साथ टिंडा 160 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर और प्याज जो हैं वो पहले से महंगे होने लगे हैं, क्योंकि टमाटर जो है वो इलाकाई जो है वो ख़त्म होने लगा है, बाहर से मंगवाया जाने लगा है। टमाटर और प्याज दोनों सब्जियां जो हैं वो 80 रुपये फी किलो तक पहुंच गई हैं। हरी मिर्च 120 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। बात करें फलों की, तो फलों में सेब और अंगूर जो हैं वो इंतहाई उनकी जो है कीमत वो बहुत ज़्यादा है। सेब जो है वो चाइना सेब 1400 रुपये फी किलो में, इम्पोर्टेड अंगूर जो है वो 1600 रुपये फी किलो में। और इसके साथ बात करें मौसमी फलों, जिसमें खुबानी और आलू बुखार और आलूची की 400 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। केले जो हैं वो 320 रुपये फी दर्जन तक दस्तियाब हैं। आड़ू और फालसा जो हैं वो 150 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। और क्वालिटी के हिसाब से आड़ू जो है वो 250 रुपये फी किलो तक भी फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से शहरियों से बात हुई, तो शहरियों का कहना है फलों की कीमतें जो हैं वो परेशान कुन हैं, पहुंच से बाहर नजर आती हैं। और जबकि दुकानदारों का सब्जियों की कीमतों के हवाले से कहना है कि वो सब्जियां जो इलाकाई दस्तियाब थीं और वो करीबी इलाकों से जो है वो ख़त्म होने वाली हैं, उनकी कीमत में इजाफा हो सकता है। जिसमें बात की जाए टमाटर और प्याज जो हैं, जिस तरह अभी अचानक 30 से बढ़कर 80 तक पहुंचे हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद महंगे हो सकते हैं। जबकि चूँकि फल जो हैं वो इस वक्त बहुतादाद में दस्तियाब हैं, मौसमी फल हैं, इलाकाई आ रहे हैं, तो उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। लेकिन कीमतें कुछ ऐसी नहीं हैं कि आम शहरी आसानी से खरीद सके। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा जी, इसी के साथ ही सर आपसे भी जान लेते हैं, ज़राअत के हवाले से भी हम बात करें तो हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। ज़राअत के हवाले से भी बजट में काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? ज़राअत के शोबे में हम कितनी तरक्की करेंगे? जी, वाकई रिलीफ दिया गया है ज़राअत के शोबे में भी, और जो ट्यूबवेलों को सोलर करने का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे शरह के ऊपर सूद फराहम किया गया है। मगर मसला और हाइब्रिड बीज की इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी ख़त्म की गई है। ये सारे ही अच्छे इक़दामात हैं, और इत्तफ़ाक़ की बात है कि बम्पर क्रॉप गई है हमारी वीट की, और हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा क्रॉप हुई है। और इसी तरह इस साल जो ज़ेर काश्त रकबा है कपास के लिए, वो भी जो हुकूमत का टारगेट था तकरीबन मीट हो गया है। तो लगता है कि कपास भी हम तकरीबन इस साल 1 करोड़ गांठ पैदा करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी खुश आइंद हैं।
मगर ज़राअत में हमारे असल मसला ये है कि हमारे पास एग्रो बेस इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास प्रिजर्वेशन के तरीके नहीं हैं, तो हमारा बहुत सारा प्रोड्यूस ज़ाया हो जाता है। और जब सीज़न पर आता है तो वो इतना ज़्यादा एकदम मार्केट में आ जाता है कि उसकी कीमतें कोलैप्स कर जाती हैं और ग्रोअर को मुनासिब दाम नहीं मिलते। तो उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि एग्रो बेस इंडस्ट्री अगर लोग नहीं लगाते तो हुकूमत को चाहिए खुद लगाए। हुकूमत के इदारे मौजूद हैं जो लगा सकते हैं, तो एक दफ़ा आप लगा कर दिखा दें काश्तकारों को, तो उनको भी समझ में आ जाएगी कि ये कैसे काम करती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। और सोलर ड्रायर बहुत ही कम लागत से बनने वाली एक मशीन है जो सूरज की रोशनी से चलती है और तमाम सब्जियां और तमाम फल उसमें सुखाए जा सकते हैं और खुश्क डिहाइड्रेटेड जो फल और सब्जियां होती हैं उनकी शेल्फ लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए और प्रोसेसिंग भी लाजमन इसका लाजमी हिस्सा है। हम अगर अपने फ्रूट की पल्पिंग कर लें तो वो एक बहुत ही अच्छी एक्सपोर्ट की मार्केट भी बन सकती है। पल्प बहुत एक्सपोर्ट होता है, सारी दुनिया कर रही है, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर रहे। तो काश्तकार को मौसम के ऊपर रेट भी अच्छा मिलेगा और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और हमें ज़्यादा अरसे के लिए जो मौसमी फल और सब्जियां हैं वो ज़्यादा अरसे के लिए मुहैया होंगी मार्केट में। अगर हम ये डिहाइड्रेशन का ही सिर्फ एक काम कर लें या एक पल्पिंग के छोटे छोटे यूनिट लगा दें मुख्तलिफ रूरल एरियाज़ में जहाँ पर प्रोड्यूस हो रही, ताकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी ना करनी पड़े बड़े शहरों तक, तो ताकि वहाँ पर आगे प्रोसेस हो। बात वही आ जाती है ना, सिर्फ इतनी सारी चीजें करे कौन, कह तो दिया जाता है। हाँ नहीं, सारी दुनिया में हो रहा, इम्प्लीमेंट नहीं ना होता हमारे सारी दुनिया में हो रहा। अब हमें भी अब बस वो मसला वही है, तालीम की कमी है। हमारा जो काश्तकार है वो हमारे मुल्क में ना 2 किस्म के काश्तकार हैं। एक तो बहुत बड़े काश्तकार हैं जिनको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं जी। तो वो तो इंटरेस्ट ही नहीं उनको काश्तकारी में, उनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है कि वो ज़मीनें ठेके पर भी दे दें तो उनको करोड़ों अरबों रुपए सालाना आ जाते हैं और वो लाहौर या कराची या बड़े बड़े शहरों में उन्होंने अपने महल बनाए हुए हैं, वो वहाँ रहते हैं। और उनको तो काश्तकारी में जिद्दत लाने की कोई ना उनको ज़रूरत है ना उनमें अहलियत है। जो छोटे काश्तकार हैं वो गैर तालीम याफ्ता हैं सारे, और उनको नई टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुकूमत का काम है कि उनको सिखाए। और हाइब्रिड बीज, आप हैरान होंगी सुनकर कि हमारे मुल्क में अभी तक हाइब्रिड बीज नहीं बनते और हम अपना तमाम हाइब्रिड बीज बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं, जबकि बलोचिस्तान में हमारे पास कुदरती तौर पर ऐसा खित्ता मौजूद है कि जिसके चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं। हाइब्रिड बीज बनाने के लिए इस तरह के आइसोलेटेड खित्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वाइल्ड पॉलिनेशन ना हो सके और जो आपकी प्लान्ड पॉलिनेशन है वही हो सके। हाँ। तो ये हम तो पूरे एशिया के लिए हाइब्रिड बीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना हमारे पास बड़ा इलाका और पहाड़ियों, ऊंची पहाड़ियों में घिरा हुआ मौजूद है। तो ये तो करने की बातें हैं और अल्लाह करे कि कभी ये सब कुछ हम कर सकें इंशाल्लाह जी। वो कहते हैं एक अच्छी उम्मीद तो हमेशा इंसान को कायम रखनी चाहिए। तो मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बात हो रही थी जिस तरह हमारी मईशत के हवाले से, बजट के हवाले से, उसी के साथ जो है हम ये बात कर रहे हैं कि ख़वातीन किस तरह घर बैठे अर्निंग कर सकती हैं, कमा सकती हैं और अपने घर का सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से चला सकती हैं। अच्छा, इस तरह अगर हम बात करें जिस तरह आप एग्जीबिशंस की बात कर रही हैं, इसमें वाकई एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है सबको, क्योंकि हर बंदे की कोशिश ये होती है कि अपना जो आर्ट है, जो उसके पास हुनर है, उसको लोगों को दिखाया जाए, शो करवाया जाए, ताकि इससे आपकी भी एक किस्म की जो है लोगों को अवेयरनेस भी होगी और लोग मजीद, वो कहते हैं ना, जिद्दत आती जा रही है, जिस तरह जदीद टेक्नोलॉजी आती जा रही है उसी तरह आपका काम भी जो है वो इनोवेशन सामने आती जा रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? कंपटीशन तो बहुत अच्छी चीज़ है। उससे आपको पता चलता है ना कुछ नई कंपटीशन ही बेसिकली आई जस्ट हैव लर्न कि कंपटीशन ही ग्रोथ का
अच्छा, आया ये बात सच है जो कहते हैं कि जी आप ऑनलाइन बिजनेस में जब जाते हैं तो आप फिर डॉलर्स में कमाते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं? और डिपेंड करता है जी आप किस फील्ड को चूज करते हैं। देखिए अगर अब पहले जैसे हमारी सोसाइटी में अमेजोन की एक बहुत तेज हवा चली थी, तो विदाउट नोइंग कि अमेजोन क्या चीज है, हर गली में आपको प्लेटफॉर्म मिलता था कि जी अमेजोन सीखें और इतने कमाए और उतने कमाए। उसमें फिर ये है कि अमेजोन इज वेरी ओवर सैचुरेटेड मार्केट। जो लोग अमेजोन के बारे में जानते हैं दे नो, ठीक है, कि अमेजोन पे काम करना आसान नहीं है। लेकिन फ्रीलांस में जो हमारा मुल्क है वो काफी आगे है। हमारे बच्चे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे आर VAs, ठीक है, कंटेंट राइटर है, ठीक है, और वो वाकई डॉलर्स में कमा रहे हैं ऑब्वियसली। अच्छा, हाँ, आपके जब आपने बिजनेस रन कर रही हैं तो आप क्या समझती हैं कितना टाइम लग जाता है एक बिजनेस को आप एक सेटअप को लाते हुए? एक सेटअप को लाते हुए, इंट्रोड्यूस करवाते हुए कम से कम 6 महीने से साल लगता है इंट्रोड्यूस करवाते हुए। फिर उसके बाद आपकी अपनी पर्सनल कंसिस्टेंसी और आपकी इंटेलेक्ट है कि आप ग्रोथ कैसे कर दें, वो वहां पे आके फिर आपका अपना आर्ट आ जाता है कि आप अपनी ग्रोथ पे कैसे काम करना है, ठीक है। समटाइम्स ये होता है कि लॉन्चिंग तक, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग अ फीमेल इट्स वेरी टफ टू मूव इन दिस सोसाइटी। हाँ, ये बहुत हर्डल्स हैं। और जो लोग कहते हैं ना मैन डोमिनेंट सोसाइटी है, एक चीज है जो मैंने मतलब फील्ड में निकल के है कि अपना प्लेस नहीं देते वो, ठीक है ना, किसी भी सूरत। नॉट आस्किंग सर जैसे हेल्पफुल लोग भी हैं, बड़े कम लोग होते हैं जो आपको आप बिल्कुल, एंड ही इज कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सीरियसली ऐसे लोगों की, मतलब मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन में भी आई सपोर्ट किया, इवन ही स्पोक वेरी वेल, ठीक है, और उन्होंने बहुत इंकरेज किया। ऐसे इंकरेजमेंट से ही आपका दिल चाहता है ना कि आप आगे चलें। जैसे मैं आपको पहले भी कह रही थी कि इंकरेजमेंट बहुत जरूरी है। इनोवेशन सामने आती है जब आप इस तरीके से चीजें एग्जिबिट करते हो। तो मतलब अब एक ही जैसे कि पेंटिंग बनाने वाली हैं ख़वातीन हैं जो आर्ट से रिलेटेड हैं, जब वो 3, 4, 5 कैटेगरीज आपके सामने आती हैं तो 3, 4, 5 आइडियाज आते हैं, ठीक है। और ये जो ऑनलाइन के बाद प्लेटफॉर्म देके एग्जीबिशन करवाने वाला सोल्यूशन है ना, ये डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन है। जब आपका डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन होता है तो देन यू हैव टू कम टू नो कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है, वो क्या मांगते हैं, ठीक है। आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए, किस चीज को ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्या चीज आपने टारगेट नहीं की जिसको आपको टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये एक जो डायरेक्ट आपका एक बार्गेन का जो माहौल है ना, ये इस चीज के लिहाज से। और फिर जैसे कि मैं कंपटीशन की बात कर रही थी कि ग्रोथ के लिए कंपटीशन बहुत जरूरी है, ठीक है। आप खुद को निखारते ही तब है जब आप फ्लॉज से ही सीखते हैं ना। और until unless you are alone, how can you come to know that you are flawless or you are having the flaws? तो ये एक अच्छी चीज है अगर इसे पॉजिटिव लिया जाए, नेगेटिव ना लिया जाए, तो कंपटीशन इज अ गुड थिंग, आई मस्ट। अच्छा, आप जो हमारी घर बैठी खवातीन हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज सबके लिए यही है कि एक तो ये कि पर्सनल ग्रोथ पे काम करें, इंस्टेड ऑफ बीइंग स्पेंडिंग टाइम ऑन अदर्स, अपनी हर लिहाज से पर्सनल ग्रोथ पे काम करें। चाहे अगर और आप पे थोड़ा सा भी टैलेंट है तो डू फोकस दैट, वी नीड दैट। अब हमारी सोसाइटी को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे इंडिविजुअल अच्छे राइटर्स बने, अच्छे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की तरह सामने। जैसे स्टिचिंग वाली ही खवातीन है, आप अपनी स्टिचिंग पे फोकस करें, आप अपने टैलेंट को लेकर आएँ। बच्चे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल दैट थिंग्स, वो दे आर ऑल्सो द पार्ट। इट्स नॉट ईजी फॉर अ वुमन, ठीक है ना। आपको जब घर से बाहर स्टेप आउट होते हो तो आपको इन सब फेजेस से होकर स्टेप आउट होना पड़ता है। आपको अपने घर को, बच्चों को, हर चीज को मैनेज करके उसके बाद आपका वर्क आता है। फॉर मेल इट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अल्लाह मियां ने उनको डिजाइन ही ऐसे किया। लेकिन ये डू फोकस ऑन दिस थिंग कि अल्लाह मियां ने आपको किस चीज में एक्सीलेंस दी है, आपको किस चीज में दिया। अब एक खातून को मैं जानती हूँ, वो जूट वर्क करती हैं, जूट के धागे से वो बनाती हैं। शी नेवर लर्न फ्रॉम एनीबडी। तो मतलब, और उनके बहुत आर्टिस्टिक और बहुत अच्छे मतलब डिजाइन होते हैं कि इवन कि वो जिस एग्जीबिशन में उनको हम कहें तो समटाइम्स ये होता है उनके पास कुछ होता ही नहीं है, चीजें इतनी सेल हो जाती हैं। कहीं ना कहीं टैलेंट होता है, बस आपने उसको बाहर लाना। तो बस अपने टैलेंट को पहचाने और जरूर इंडिविजुअल जरूर पार्ट अपनी सोसाइटी में। सर, आप कोई मैसेज देना चाहें? जी, मैसेज डेफिनेटली देना चाहूँगा, और उन तमाम लोगों को जो साहिब सरवत हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं,
हमारे मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। मेरी दरख्वास्त है कि एक बच्चे को वापस स्कूल भेजें, उसकी फ़ीस, उसकी किताबों का खर्चा उठाएं। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा एहसान आप अपने मुल्क पर कोई नहीं कर सकते। और मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं जो अफोर्ड कर सकते हैं, कम से कम एक बच्चे को अडॉप्ट करें, ओन करें और उसकी फीसें और किताबों का खर्चा उठाएं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। उसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।